छीनने का काम किसी ने किया है तो वो उसको संवैधानिक अधिकार से महरूम किसने किया? तो जब इस तरफ ममता बनर्जी सब कुछ अपनी लीगैलिटी के दायरे में कर रही हैं, तो फिर अगर इतनी समस्या है तो जाइए लीगैलिटी के दायरे में। और फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने जब ये कह दिया कि एसआईआर का अधिकार है चुनाव आयोग का, आपको आधार कार्ड डॉक्यूमेंट का इशू था, कहा सुप्रीम कोर्ट ने इसको इनकॉर्पोरेट करिए, आधार कार्ड होना चाहिए डॉक्यूमेंट, उसको आप कंसीडर करिए, तो फिर जाइए सब लोग सुप्रीम कोर्ट, लीगल दायरे में जाइए और एसआईआर को खारिज करवाइए, जो अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने नहीं किया। पहले राहुल लाल जी इधर आपके पास आ जाती हूं। मतलब जनादेश बड़ा है आज की तारीख में या राजनीति बड़ी है? जनादेश ज्यादा बड़ा है या आपकी कुर्सी का मोह ज्यादा बड़ा है? और मैं कहती हूं कि चलिए सब कुछ फेयर नहीं है, 10% बीजेपी ने, एंड हाइपोथेटिकली स्पीकिंग 10% भी अगर बीजेपी ने वो कर दिया जो ममता बनर्जी सालों से पश्चिम बंगाल की सत्ता में बने रहने के लिए करती आई, तो आज आपको चुभन होने लगी। लेकिन अपने फायदे के लिए अभी तक आप कर रही थी तो कोई दिक्कत नहीं थी। पूर्णिमा जी, पश्चिम बंगाल से जो चीजें हम लोग देख रहे हैं, पूरे चुनाव की प्रक्रिया अभी नहीं, जब एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हुई, पहले तो हम लोगों ने बिहार में एसआईआर देखा, फिर उसके बाद 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में एसआईआर देखा। लेकिन देखना पड़ेगा कि पश्चिम बंगाल के एसआईआर की प्रक्रिया पूरे देश के एसआईआर की प्रक्रिया से काफी ज्यादा अलग थी। ये तो ऐसा दिख रहा है हमारा चुनाव आयोग जो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने का दावा करता है कि चोरी भी और सिनाजोरी वाली भी स्थिति भी, तथ्यों के साथ चीजों को देखना चाहिए। हर तरफ हम लोगों ने देखा कि इनोवेशन फॉर्म जहां जो लोग नहीं भर पाए उनके नाम कटे और बाद में फिर कुछ नाम जुड़े भी उसमें। यहाँ पे 58 लाख नाम जो है कि कटे, जो आप कह रहे हैं कि जिनके पास डॉक्यूमेंट नहीं होंगे, जो मृत हो गए होंगे, जो ट्रांसफर हो गए, वो 58 लाख उस कैटेगरी के लोग थे। लेकिन लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी के नाम पे 1,36,00,000 मतदाताओं को पहले तो नोटिस जारी किया गया और तमाम तरह की प्रक्रियाओं से गुजरते हुए उसमें 27 लाख लोगों को जो है कि वो अंततः उनके नाम कट गए। लास्ट में सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपने भरपूर 142 के अंतर्गत एक विशिष्ट शक्तियों का प्रयोग करते हुए उन्होंने ट्रिब्यूनल्स का गठन किया और उन ट्रिब्यूनल्स को भी समय नहीं मिल पाया, क्योंकि आपको याद होगा कि प्रथम चरण के मतदान से पहले 139 मतदाता जुड़े और द्वितीय चरण के मतदान से पहले 1450 के आसपास के मतदाता जुड़े। तो सुप्रीम कोर्ट तक उस पूरे प्रक्रिया में इतनी तेजी और हड़बड़ी में वो काम हुआ कि 27 लाख में से नाम मात्र के लोगों को मिला। अब आप अंतर देख लीजिए, टीएमसी और बीजेपी के वोटों के बीच का अंतर देखिए, क्योंकि ट्रिब्यूनल्स के पास लगभग 32 लाख के आसपास मामले, 27 लाख ही है, और मैपिंग वगैरह के और 5 लाख मामले वो भी पहुंचे, 32 लाख के आसपास मामले पहुंचे। ठीक है। अब अंतर यह चीज है, चुनाव आयोग का दोहरा, आप कहिएगा कि दोहरा भेदभाव वाली स्थिति कहां पे है? भेदभाव वाली स्थिति यह है कि लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी के मध्य प्रदेश में 3 करोड़ मामले मिले और वहां एक भी नाम उसके आधार पर नहीं कटा। गुजरात में 1.25 करोड़ नाम मिले, वहां पर इसके आधार पर नाम नहीं कटे। लेकिन पश्चिम बंगाल में जो है इसके नाम पर 27 लाख वोट कटे। तो सवाल अगर ऐसे स्थिति में तो बनेंगे, तो ये एक बहुत ही गंभीर किस्म का सवाल है। जो लोग ये कह रहे हैं कि नहीं भाई इस बार तो वहां नहीं, तो अभी का ये जो एसआईआर अभी जो चल रहा है, ये गुजरात में हो गया सर? नहीं, बिल्कुल गुजरात में एसआईआर हुआ, संपन्न नहीं, अभी चुनाव से पहले जो अभी जैसे बिहार में हुआ, अभी जैसे बंगाल में हुआ, ठीक उसी तरीके से चुनाव क्योंकि होना है गुजरात में, उससे पहले का एसआईआर हो गया। बिल्कुल, गुजरात में, मध्य प्रदेश के हो गया वहां का एसआईआर। उत्तर प्रदेश में हुआ चुनावों से पहले जो होना था। नहीं, मैं उत्तर प्रदेश का मैंने नाम ही नहीं लिया। आपने गुजरात मध्य प्रदेश का अभी नाम लिया कि भाई इतनी डिस्क्रिपेंसी थी, तो मैं पूछ रही हूँ कि यहाँ इन 2 जगह हो गया। मैं केवल पश्चिम बंगाल में वोट कटा इसके नाम पे, तो चुनाव आयोग का दोहरा मापदंड का। और जो लोग ये सवाल पूछते हैं, देखिए बिहार में कोई वोट नहीं कटा। नहीं, बिहार में वोट कटे, वो तो 58 लाख वोट यहाँ पे भी कटे, बंगाल में भी कटे, लेकिन उसके बाद भी करते करते वो 91 लाख पे पहुंच गया। ये एक अलग सी स्थिति है। ठीक है, तो एट दी एंड खड़े करते हैं पूर्णिमा, एट दी एंड ममता बनर्जी जो कर रही हैं वो ठीक कर रही हैं, है ना? यहाँ पर मुझे अनुज अत्रे साहब ने, कपिल श्रीवास्तव जी ने, राहुल लाल जी ने ये कहा कि जो ममता बनर्जी कर रही है वो ठीक कर रही है। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। नहीं, मुझे एक बार मैथिल साहब से मुझे देखिए, भारतीय जनता पार्टी कहती है कि वो महिलाओं का बहुत सम्मान करती है। मैं कह रहा हूं, कल एक सिटिंग मुख्यमंत्री ने भारत के इतिहास में पहली बार आरोप लगाया कि उनके साथ मारपीट हुई है अंदर जो है कि काउंटिंग वाले जगह पे। अरे, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को फुटेज जारी कर देना चाहिए। तमाम बीजेपी के लोग बोल रहे हैं ममता बनर्जी नाटक कर रही है, नौटंकी कर रही है। अगर वो नाटक नौटंकी कर रही है वो, तो आप उनका वीडियो फुटेज जारी कर दीजिए, देश देख लेगा कि वो नाटक की सच्चाई जो इस वक्त कर रही हैं ममता बनर्जी, मैथिल साहब ठीक कर रही हैं। एक हमारे कहावत है पूर्णिमा जी, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। आज स्थिति वही है और कुछ नहीं है। अभी राहुल लाल जी ने बहुत सारे आंकड़े दिए, मैं इनसे पूछ रहा हूं कि क्या पश्चिम बंगाल में घुसपैठिए नहीं है?
क्या पश्चिम बंगाल में 125 किलोमीटर का एक लंबा कॉरिडोर नहीं है जो कि बिना फेंसिंग के है, जहां इतने इतने से पिलर गड़े हुए हैं, कभी भी कोई भी इधर से उधर जा सकता है? अगर ये नहीं है तो मुझे यहां बताइए कि हाँ हमारी सीमाएं बिल्कुल चाक चौबंद हैं, वहां एक भी घुसपैठिया नहीं है। आप बता दीजिए, बीच में मत बोलिए, मैंने आपके बीच में नहीं बोला, सुन लीजिए पहले। राहुल लाल जी ओपनिंग स्टेटमेंट लेने दीजिए, ओपनिंग स्टेटमेंट लेने दीजिए। धन्यवाद दे रहा हूँ, ठीक है, धन्यवाद ओपनिंग दे रहा हूँ पूर्णिमा जी, वो भी बुरा लग बहुत जा रहा है अच्छी लोगों बात है, को। आप दीजिए, बधाई भी दे देते बधाई धनंजय देनी जी चाहिए। अब को, दूसरी धनंजय जी को बधाई दे दूसरी देते, चीज उसका भी आप देखिए, और आप कांग्रेस को भी दे देते केरलम के लिए, वहां पर भी तो चुनाव आयोग ने ही सब कराया सर। ठीक भाई है, अब देखिए हाँ, यहाँ बोलिए। पर एक डबल स्टैंडर्ड कहते हैं, मीठा मीठा गपको पर कड़वा कड़वा थूथू। पिनराई विजयन, आप इनसे पूछिए ना आत्रेय जी से, अगर आज पिनराई विजयन इस्तीफा नहीं देंगे तो क्या ये सही रहेगा? क्या उस समय में केसीआर ने इस्तीफा नहीं दिया होता तो क्या तेलंगाना के अंदर सही रहता? अगर जयराम ठाकुर ने इस्तीफा हिमाचल प्रदेश में नहीं दिया होता तो क्या वो ठीक रहता हारने के बाद? या शीला दीक्षित ने, आप सोचिए आम आदमी पार्टी की तो 68 सीटें आई थी वहां पर, और वहां पर इस्तीफा अगर वो शीला दीक्षित नहीं देती कि एक पार्टी की इतनी सीटें आ ही नहीं सकती हैं, मेरे तो चुनाव आयोग में विश्वास नहीं है, तो क्या वो ठीक रहता? यहां पर विषय ये नहीं है कि आप सही है या गलत है, यहां इस समय विषय यह है कि संवैधानिक मर्यादाएं तार तार हो रही हैं। हम जिस संविधान की शपथ लेते हैं, जिस संविधान को हाजिर नाजिर मान के हम सत्ता की मलाई चाटते हैं, हम उस सीट पे बैठते हैं, आप उस संविधान को ही नहीं मान रही हैं। उसी संविधान की शक्तियों से 2011 के अंदर आपने वामपंथ को उखाड़ के फेंका था ना, तब आप चिल्ला रही थी ना केंद्रीय बल आने चाहिए यहाँ पर। एक बात और मैं पूछना चाहता हूँ, राहुल लाल जी उत्तर अपनी दें। बात रखिए, हाँ, राहुल लाल जी उत्तर दें, और यहाँ पर जो आत्रेय साहब है वो भी उत्तर दें कि 93% मतदान हुआ, 2700 कंपनियां वहां आई, उन्होंने चप्पे चप्पे पर सुरक्षा का माहौल दिया, ये विश्वास दिलाया कि यदि आप निकलेंगे तो आप पे कोई बमबाजी नहीं होगी, कोई चाकूबाजी नहीं होगी। पूरी बात सुन लीजिए, पहले बीच में मत चिल्लाइए, आप चिल्लाइए मत, पहले बीच में पहले बात सुन लीजिए। 50 से 70 से ज्यादा हत्याएं हुई थी पिछली बार, आपको याद है किस प्रकार से हत्याएं की गई थी? शर्म नहीं आती है आप लोगों को? अपने मुंह के अंदर आप दही जमा लेते हैं। 70 से ज्यादा हत्याएं करवाई पिछली बार आपने। आप यहाँ पर बैठकर लोगों के खून से नहाते हैं, आप लोगों के बलात्कार से नहाते हैं। आप कितने गैंग रेप हुए, कितनी हत्याएं हुई, यहाँ बैठ के ज्ञान बांट रहे हैं आप केवल चिल्लाने की जरूरत नहीं है। मैं दिल साहब आराम से आराम से आराम से आराम से आराम से आराम से लेकिन आराम से आराम से, फिर भी उसके बावजूद आराम से, उसके बावजूद आराम से, और किसी को चिल्लाने की जरूरत नहीं है। अपने अपने समय में बोलिए। राहुल लाल जी, मैंने पहले ही कहा था कि बीच में आप इंटरफेयर मत करिएगा। लेट मी टेक हिज ओपनिंग स्टेटमेंट, लेट मी टेक हिज ओपनिंग, बाद में बोल लीजिएगा ना, बाद में बोलिएगा ना अपने समय पर, अपने समय पर बोलिएगा। मैं ये कह रही हूँ, इट इज एज सिंपल एज दैट। ठीक है।